चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक्युमुलेशन फेज की। हमारे एपीवाई के अंदर हमने देखा कि अगर ये पूरा एपीवाई का फेज है तो हमने यहाँ की बात की जब अकाउंट ओपन हुआ आपका, उससे रिलेटेड कई सारे सवाल थे, उनको हमने समझने की कोशिश की। अब ये पीरियड है आपका और फिर यहाँ पे आएगा आपका एग्जिट का पीरियड। ठीक है, अब इस पीरियड में आप बीच में जहाँ पे आपका फंड जो है वो एक्युमुलेट हो रहा है, आपके जो पैसे जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो पहुँच रहा है स्कीम के पास, और उसके तहत आपको जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी उससे रिलेटेड सवाल बनेंगे, उसकी बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सबसे पहला सवाल है, व्हाट अमाउंट वन नीड्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एपीवाई। एपीवाई में कितना पैसा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्री कैलकुलेटेड चीज़ें हैं सारी की सारी, मतलब मैथमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी गई है यहाँ पे पहले से ही कि आपको कितना पैसा बाद में चाहिए वो आप बता दो, क्या आपकी एज है वो आप बता दो, हम उसके बेस पे कैलकुलेट कर देंगे कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, एज द केस में भी जो भी आप स्कीम ऑप्ट करते हो। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल सिचुएशन जो कि आपको एनेक्चर 1 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि कितना पैसा किसको देना पड़ता है। इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है एज सच, क्योंकि ये वो है जब आप ऑप्ट करने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके रेफरेंस से कि आप किस एज कैटेगरी में आते हैं, का आपको ऑप्ट करना है, उसके बेस में आपको कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना रहेगा। ठीक है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आपको ये एनेक्चर दिखेगा इस पीडीएफ में। इसमें आप देखेंगे कि अगर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ कॉर्पोरस अमाउंट टू दी नॉमिनी। ठीक है, जो नॉमिनी को है वो कितना रिटर्न मिलेगा। तो सपोज कीजिए, पहले लेते हैं कि आपने एक पेंशन प्लान चुना जिसमें कि आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले कितना, 1000 रुपए का। ठीक है सर, उसके बाद 1000 रुपए का अगर आप पेंशन प्लान चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपके नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.7 लाख रुपीज। 1.7 लाख रुपीज किसको मिलेगा, आपके नॉमिनी को मिलेगा। मतलब कि जब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाएगी और मिसेज एक्स की भी डेथ हो जाएगी तो जो उसके नॉमिनी होंगे उसको कितना पैसा मिलेगा, इस केस में 1.7 लाख रुपीज। नाउ अब कैलकुलेशन कैसे कैसे आती है कि आपको कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए अगर आप 18 साल की उम्र में एंटर करते हैं तो क्या आपका वेस्टिंग पीरियड होगा, मतलब कितने साल तक आप पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप 18 साल में इन करते हैं तो आप 42 साल तक पैसा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। 42 ईयर्स जो है वो आपका यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब आप चूज करते हैं सपोज कि आपको मंथली कंट्रीब्यूट करना है तो आपको सिर्फ 42 रुपीज यहाँ पे जमा करने हैं। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो आपको 127 रुपीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, और अगर आप ईयरली करते हैं तो आपको 256 रुपीज कैलकुलेट यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करना रहेगा। कितने सालों तक, 42 ईयर्स तक। ये अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा, पहले आपको, आपकी डिमाइस के बाद आपकी वाइफ को, आपके स्पाउस को, और उसके बाद जो भी नॉमिनी होगा उसको इतना पैसा यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल प्री कैलकुलेटेड, कुछ भी इसमें नहीं है। एक और एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर आप 5000 ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपकी नॉमिनी को कितना मिलेगा, 8.5 लाख रुपीज। लेकिन उसके लिए आपको हायर कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगेन अगर आप 18 साल की उम्र में हैं और अगर आप मंथली ऑप्ट करते हैं तो 210 रुपये आपको कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो 634 रुपीज, और अगर आप ईयरली करते हैं तो 1281 1281 रुपये आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना रहेगा। तो ये एक चार्ट है जो गिवन है यहाँ पे। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। इस पैटर्न पे आप कंट्रीब्यूट करें, आपको जो आगे मिलना है वो डिसाइडेड है। सारी चीजें यहाँ पे पहले से डिसाइडेड है। तो दिस इज जस्ट अ एनेक्चर। लास्ट अगर आप देखते हैं तो कोई 40 ईयर्स पर अगर इन करता है तो कितने साल तक वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा, आगे वाले 20 सालों तक। तो उसका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया। ऑब्वियसली बात है, कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो उसका वेस्टिंग पीरियड है वो कम हो गया। मतलब जो पैसे जमा करेगा वो कम सालों तक जमा करेगा, फायदा पूरा लेना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है आपको जमा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलिए ये बात समझ में आ गई कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस एनेक्चर के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। नाउ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले सवाल की। कम यप, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई अकाउंट। क्या मोड और क्या फ्रीक्वेंसी है। तो भैया जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपने देख ली कि आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली इंटरवल्स पे कर सकते हो। ये किसकी बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन की। आपको पेंशन मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहा, आपको कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली इंटरवल पे कर सकते हो। थ्रू कैसे, ऑटो डेबिट फैसिलिटी। जैसे कि आपने पीछे देखा था कि आपका एक यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है ताकि आपको ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे आपका पैसा जो है वो डिडक्ट किया जा सके और वो डायरेक्टली एपीवाई स्कीम में जमा
हो सके। तो ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रहा है ऑटो फैसिलिटी की कि ये आपका मोड होगा कि पैसा जमा करने का और कोई तरीका नहीं है, आप कहीं जाके जमा नहीं करेंगे, कोई यूपीआई नहीं करेंगे, कोई चेक नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कटता रहेगा। मोड आपके ये सारे हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर कंट्रीब्यूशन अंडर एपीवाई? भैया ड्यू डेट क्या होगी? कोई ड्यू डेट नहीं है जी, कोई भी यहाँ पे ड्यू डेट वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं। ड्यू डेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि भैया जिस महीने में अगर आप मंथली लेते हैं तो आपके मंथ के किसी भी डेट पे आपका ये पैसा, मतलब जो भी डेट आप यहाँ पे चूज करेंगे उस डेट पे आपका ये डिडक्शन हो जाया करेगा। अगर आप क्वार्टरली जाते हैं तो उस क्वार्टर का जो पहला महीना होगा उसके किसी भी डेट में आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट हो जाया करेगा। और अगर आप हाफ ईयरली जाते हैं तो हाफ ईयरली का जो पहला महीना होगा उसके किसी भी दिन में ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे, इसमें ज़्यादा आपके क्वेश्चन अभी माइंड में लाना नहीं, इसकी क्लैरिटी आपको आने वाले 2-4 सवालों के अंदर और ज़्यादा मिल जाएंगी। तो दिस इज द ड्यू डेट जब आपके अकाउंट से कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। What will happen if the contribution gets delayed? अगर ये डिले हो गया तो उस केस में क्या होगा? तो आपसे लिया जाएगा ओवर ड्यू इंटरेस्ट। बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट है बट इंटरेस्ट लिया जाएगा। क्या है वो भी आपको आने वाले सवालों में आगे दिख जाएगा। इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम पे नहीं दे जाता, मतलब उसका ऑटो डेबिट जो है वो उसके अकाउंट में हिट किया गया लेकिन उसके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली डिले हो जाएगा। अगर डिले हो जाएगा तो आपको क्या वहां पे पे करना पड़ेगा? वो पे करना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, जितना भी पीरियड ओवर ड्यू होगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाएगा। क्या कैलकुलेशन है, क्या अमाउंट है, वो आगे आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द ओवरड्यू इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डिलेड कंट्रीब्यूशन? कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कहा जा रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपए का है या 100 रुपए के फ्रैक्शन में है तो आपसे 1 रुपए हर महीने के हिसाब से यहाँ पे एज अ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बस सर इतना सा? हाँ जी इतना सही है। मतलब कि अगर किसी का कंट्रीब्यूशन सपोज 550 रुपए है तो उससे कितना लिया जाएगा? उससे लिए जाएंगे 6 रुपीज। ठीक है, आपको देखना है 100 और इन पार्ट दे रहा हूं, 500 के 5 रुपए हो गए, 50 के आपको 1 रुपए और देने पड़ेंगे। मतलब हर महीने आपका 6 रुपए का जो है वो यहाँ पे ओवरड्यू इंटरेस्ट है जो कि आपसे बैंक कलेक्ट करेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या अगर आपका ओवरड्यू हो गया, सपोज आपने 2 महीने तक ओवरड्यू रहा, तो थर्ड महीने में क्या होगा? थर्ड महीने में आपके तीनों जो कंट्रीब्यूशन है, पहले 2 महीने का और तीसरे महीने का, तीनों कंट्रीब्यूशन जो है वो एक साथ आपके अकाउंट से रिकवर कर लिया जाएगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मतलब कि अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हो चुके हैं कि वो तीनों की यहाँ पे डिडक्शन प्रोवाइड कर सके, तो आपके तीनों जो कंट्रीब्यूशन होंगे वो एक साथ यहाँ पे काट लिए जाएंगे उसी ऑटो डेबिट फैसिलिटी के जरिए। अलॉन्ग विद दैट यहाँ से आपको ओवरड्यू इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया जाएगा, जो भी आपका कैलकुलेट होगा आपकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। रेट आपको ध्यान रखना है कि भैया 100 रुपए के फ्रैक्शन में है, हर 100 रुपए पर आपसे 1 रुपए का यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से ओवरड्यू इंटरेस्ट लिया जाता है। नाउ अगला सवाल, What will happen if required or sufficient amount is not maintained in the saving bank account for contribution on due date? सेम चीज है कि भैया अगर आपके बैंक में उतने पैसे थे ही नहीं, मतलब कि आपका डिले हो गया कंट्रीब्यूशन, अगर पैसे नहीं थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो डिले हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कहा जा रहा है कि सपोज करो आपने डेट फिक्स की थी 15 तारीख, ठीक है, 15 तारीख को आपके बैंक में वो ऑटो डेबिट हिट किया गया लेकिन पैसे थे ही नहीं तो वो फेल हो गया। तो उस केस में जो भी महीना होगा, लेट्स से मैं बात करता हूँ अप्रैल का, तो अप्रैल 15 को पहले हिट किया गया, फेल हो गया, फिर ये हिट किया जाएगा अप्रैल के लास्ट डे को, मतलब 30 अप्रैल को दोबारा से हिट किया जाएगा कि चेक कर ले कहीं पैसा आ गया हो तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे फुलफिल हो जाए। अगर नहीं होता है तो उस केस में आपका ये जो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन है ये चला जाएगा डिफॉल्ट के अंदर, मतलब कि ये आपके डिफॉल्ट कैटेगरी में इसको मैप कर दिया जाएगा। और उसके बाद आने वाले महीने में जब भी आप अपना ये कंट्रीब्यूशन दोगे, आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो जाएगा तो आपसे कंट्रीब्यूशन भी लिया जाएगा प्लस उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, विच इज कॉल्ड ओवरड्यू इंटरेस्ट, जो कि आपने ऊपर देखा। अगर 4-6 महीने का आपका ये ओवरड्यू हो गया है तो जो भी 7वां-8वां महीना जब भी आपके बैंक में सफिशिएंट पैसा होगा उस महीने में उस मंथ का कंट्रीब्यूशन तो काटा ही जाएगा, प्लस जितना भी पीछे की पेंडिंग कंट्रीब्यूशन होगी वो भी काट ली जाएगी, साथ ही में उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा वो भी डिडक्ट कर लिया जाएगा, विच इज ओवरड्यू इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब एक साथ एक से ज्यादा भी कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट से काटे जा सकते हैं अगर आप डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ चुके हैं तो। अगला सवाल, What will happen to APY account in case of continuous default? अगर continuous default है मतलब कि भैया आपने पैसे जमा करना ही बंद कर दिया, आपने शुरू के 6 महीने पैसे जमा किए, 6 महीने आपके कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बाद अब आप पैसे जमा कर ही नहीं रहे हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपने बंद ही कर दिया, आप भूल ही गए, आप जमा कर ही नहीं रहे, आपने बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया या कुछ भी ऐसा काम किया है तो उसको इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट यहाँ पे डिडक्शंस करेंगे आपके इंटरेस्ट की, आपकी मेंटेनेंस चार्जेस की, मतलब कि मेंटेनेंस चार्जेस और इंटरेस्ट के अकाउंट में आपके जो भी यहाँ पे फंड एक्यूमुलेट हुआ रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पैसे काट लिए जाएंगे। सपोज करो 6 मंथ में आपने यहाँ पे 600 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए थे,
अब 600 रुपये आप भूले बैठे हो, आपके साथ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे हो, तो हर पीरियड पे पीरियोडिकली बेसिकली क्या होगा कि आपके इस पैसे में से एएमसी डिडक्ट किया जाएगा। वो एएमसी कितना होता है वो भी आप आगे देखेंगे। जो भी आपका एएमसी है, जो भी चार्जेस लगते हैं, जितने भी इंसिडेंटल चार्जेस हैं, वो पूरी लिस्ट दी हुई है, आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा। ये सारे चार्जेस में से काटे जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, जो भी इनकी पीरियोडिसिटी है। और कब तक काटते रहेंगे? जब तक ये पैसा क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ऑब्वियसली बात है, जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन बैंक यहाँ पे कुछ काट नहीं पाएगी, आपका जो स्कीम प्रोवाइडर है वो कुछ यहाँ पे काट नहीं पाएंगे, और उस दिन आपका ये अकाउंट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टिल जब तक उसका बैलेंस कितना नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर आप इसको चलाना चाहें तो आपको पता है कि भैया आप ओवरड्यू इंटरेस्ट पे करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट है, आप आ ही नहीं रहे, पलट के आप आना ही नहीं चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपके पैसे को इस तरीके से जीरो तक ले आया जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड इन एपीवाई। एपीवाई का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? तो आपको पता है कि एपीवाई जो है वो कौन मैनेज करता है? एपीआई मैनेज किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा। अब पीएफआरडीए क्या करती है? एपीवाई के साथ साथ क्या मैनेज करती है? एनपीएस भी मैनेज करती है। तो बेसिकली ये दोनों की दोनों क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों आपके पैसों को एक्यूमुलेट करते हैं, इसका एक कॉर्पस क्रिएट करते हैं, और वो पैसे को मैनेज करने के लिए, उस फंड को मैनेज करने के लिए किसको दे देते हैं? पेंशन फंड मैनेजर को। पेंशन फंड मैनेजर को वो दे दिया जाता है। आपने देखा था एनपीएस के अंदर 7 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, उसी में से 3 पेंशन फंड मैनेजर ऐसे भी हैं जो एपीवाई के पैसे को भी मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एंड यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये जो आपके फंड मैनेजर्स हैं, ये आपका जो एक्यूमुलेटेड फंड है उसको मैनेज करते हैं एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय पीएफआरडीए। जो भी पीएफआरडीए ने गाइडलाइंस इशू की है उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे पैसा इकट्ठा हुआ है उसको ये लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन हो, इधर एनपीएस इधर एपीवाई। ठीक है, तो सेम पैटर्न में आपका पैसा मैनेज किया जाता है इन्हीं पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो आपने देखा कि कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो आपके सवाल निकल के आते हैं। आगे और बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। इसको यही रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।